दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रमन ने गुस्से में मन ही मन में सोचा, समर, ये कमीना, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने इग्नोर करने की और नीची नजरों से देखने की। यह सोचते हुए वो असंतुष्ट भाव से गुस्से में बोला, समर, तुम आग से खेल रहे हो। लेकिन समर ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर रमन अब पूरी तरह से नाराज हो गया। रमन ने गुस्से से अपना मीटिया राइड कृपाण निकाला और समर की तरफ झपटा। कृपाण पर एक मीटिया राइड का प्रेत भी दिखाई दे रहा था। इस बार समर स्थिर रहा और उसकी जगह नैना ने रमन पर हमला कर दिया। आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 4th लेवल में सफलता प्राप्त करने के बाद वो अपनी आक्रमण पावर की प्रैक्टिस करना चाहती थी। नैना ने अपनी तलवार निकाली और जोर से चिल्लाते हुए कहा, बर्फीली रिचुअल तलवार। और सफेद तलवार एनर्जी की एक चमक पैदा कर दी। तलवार की एनर्जी से संघनित एक विशाल हिमखंड मीटियाराइड कृपाण की एनर्जी से बने मीटियाराइड की तरफ तेजी से बढ़ा। नैना की बर्फीले से प्रचल तलवार रमन के मीटियाराइड कृपाण से टकराई और एक विस्फोट जैसी आवाज हुई। दोनों आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 4th लेवल के फाइटर थे और उनके हमले की ताकत एक जैसी ही थी। जैसे ही वे एक दूसरे से टकराए, दोनों एक कदम पीछे हट गए। तभी समर के बगल में खड़े मनसुख ने चिल्लाते हुए नैना से कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यह कहते हुए वो आदिम आकाशीय डंडे के साथ आगे आया। उसने और नैना की बर्फ आत्मा तलवार ने रमन पर मिलकर वार किया, जिससे वो उड़ गया और एक ही वार में हार गया था। तभी रमन ने नदीम से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सेक्ट मास्टर नदीम, प्लीज उनके खिलाफ फाइट करने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन तभी त्रिशा ने नदीम से कहा, मास्टर रमन की मदद न करे। समर ने पहले मेरी जान बचाई थी और उसने टाइगर ग्रुप की आत्म साधना की दुनिया को भी तहस नहस कर दिया था, जिसमें अगस्टिस और अगस्टस दोनों की मौत हो गई थी। उसकी बात सुनते ही नदीम के हाव भाव बदल गए और उसके पीछे हटते हुए उसने रमन से कहा, सेक्ट मास्टर रमन, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। रमन जानता था कि वो अकेले समर से नहीं लड़ सकता, इसीलिए उसने जोर से कहा, बिल खोदने की तकनीक। तभी उसने एक बिल खोदने की तकनीक का इस्तेमाल किया और उसका शरीर लाल रोशनी में समा गया और वो भूमिगत मार्ग से भाग निकला। नैना ने अपने हाथ पर दूसरे हाथ से पंच करते हुए मुंह बनाते हुए कहा, धिक्कार है रमन, बच गया आज। तभी पीछे से समर ने नैना के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें केवल बर्फ के क्रिस्टल वाले फल चाहिए, उसे मारना इम्पोर्टेंट नहीं था हमारे लिए। ये कहते हुए समर बर्फ क्रिस्टल फल के पेड़ की तरफ चला गया और उसने 3 बर्फ क्रिस्टल फल तोड़ दिए। उसने एक फल नैना को और दूसरा आकाश भक्षी सांप को दिया। तीसरा फल लेकर वो त्रिशा की तरफ चल पड़ा। समर ने त्रिशा के पास जाते हुए कहा, त्रिशा, ये बर्फ क्रिस्टल फल तुम्हारे लिए है। ये कहते हुए उसने वो फल आगे बढ़ा दिया। समर की बात सुनकर त्रिशा भी दंग रह गई थी। तभी समर ने उसका हाथ खींचा। उसका हाथ नरम, चिकना और पकड़ने में आरामदायक था। समर ने बर्फ के क्रिस्टल वाले फल को उसके हाथ में थमा दिया और उसे पकड़ने के लिए स्ट्रोंग किया। समर के व्यवहार के कारण त्रिशा शर्मा गई और उसके पेट में अब तितलियां उड़ने लगी थी। वहीं आसपास के सभी लोग ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। काला पिल्ला ने भी ईर्ष्या में समर पर 2 बार भौंकते हुए कहा, भौ भौ, दादाजी, कुत्ता खुश नहीं है। तुमने उस बदसूरत सांप को एक फल दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं दिया। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। उसकी बात सुनकर समर उस काले पिल्ले के पास गया और उसके सिर पर एक थपकी लगा दी, जिससे उसका सिर लाल हो गया था। उस पर एक बड़ा सा उभार आ गया। समर ने उससे कहा, पिल्ले, अगर तुमने खुद को दोबारा दादाजी कुत्ता कहने की हिम्मत की
तो मैं तुम्हारे कुत्ते के बाल नोच लूंगा। उस आकाश भक्षी सांप से कुछ सीखो। काला पिल्ला हार गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा आकाश भक्षी सांप पर निकाला और उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। दोनों जीव आपस में लड़ने लगे। जब वो काफी देर तक नहीं रुके, तो समर दोनों के पास गया और उसने दोनों को लात मारते हुए कहा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? इसे बंद करो और आइस ड्रैगन ब्लड को ढूंढने की कोशिश करो। कियारा अभी भी खतरे में है और हमें उसे बचाने के लिए जल्दी से वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद समर ने त्रिशा की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, त्रिशा, मैं चलता हूँ, हम बाद में मिलते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर ठंड बढ़ती गई। तभी नैना ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मास्टर देखिए, वहाँ एक नदी है। वो नदी को देखते हुए बहुत हैरान थी। ये बहुत अजीब बात थी कि बर्फ आइलैंड पर एक नदी थी जो लगभग 30 मीटर चौड़ी थी और पूरे आइलैंड में फैली हुई थी। नदी के किनारे बहुत से लोग खड़े थे, जिसमें फ्लाइंग बीस्ट सेक्ट, पियानो किंग सेक्ट और तीनों ईस्ट साउथ नॉर्थ ड्रैगन सेक्टों में लोग शामिल थे। तभी समर ने सेल्फ कल्टीवेटर पकड़ा और नदी के किनारे खड़े लोगों के पास जाते हुए पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? इस नदी को पार क्यों नहीं कर रहे हो? हालांकि अगले ही पल समर को अजीब लगा। उसने बेतरतीब ढंग से किसी को पकड़ लिया, लेकिन उसने जिसे पकड़ा था वो एक लड़की थी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वो एक लड़की को पकड़ लेगा। वह 20 साल की एक बिल्कुल जवान लड़की थी। उसकी नाक पर 2 झाइयाँ थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। समर ने उसको पकड़ते ही उस लड़की से जोर से चिल्लाते हुए कहा, धूर्त, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। तभी समर ने जल्दी से उसे समझाते हुए कहा, छोटी लड़की, ये गलतफहमी है। मैं वास्तव में एक अच्छा लड़का हूँ। युवती ने अपना सिर हिलाया। समर की रेपुटेशन उसकी नजरों में खराब हो चुकी थी अब। तभी थर्ड प्रिंसेस ने गुस्से से समर की तरफ देखते हुए कहा, ये कमीना सिर्फ खूबसूरत लड़कियों का फायदा उठाना जानता है। लेकिन तभी समर ने उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए लड़के के सामने वाली नदी के बारे में पूछा। उस आत्म साधक ने समर को बताया कि नदी का नाम तलवार नदी है, जो पूरी तरह से तलवार की एनर्जी से बनी है। उसकी बात सुनकर समर ने नदी की तरफ देखा और उसकी तरफ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि नदी में कुछ गड़बड़ है, मानो नदी के अंदर कोई फाइटर छिपा हो। तभी ईस्ट सी ड्रैगन के प्रिंस ने अपने बगल में खड़े जनरल गोल्डन क्रैब से कहा, जनरल गोल्डन क्रैब, आप आइए और इसे आजमाइए। उसकी बात सुनकर जनरल गोल्डन क्रैब ने अपना सिर हिलाया और तलवार नदी की तरफ चल पड़ा। जनरल गोल्डन क्रैब ऊपर उड़ा और जैसे ही वो स्वॉर्ड नदी पार करने वाला था, नदी से सफेद तलवार की एनर्जी निकली। ये तलवार की एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसने जनरल गोल्डन क्रैब के घूमते हुए पंजे पर प्रहार किया और तभी एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। तलवार की एनर्जी ने जनरल गोल्डन क्रैब के मजबूत पंजे को खरोच दिया था। तलवार नदी की तलवार एनर्जी में स्पिरिचुअलिटी थी। उसने देखा कि तलवार एनर्जी की सिर्फ एक किरण से जनरल गोल्डन क्रैब को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए तभी नदी से 15 और किरणें उसके भीतर से फूट पड़ी। जनरल गोल्डन क्रैब घबरा गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, गोल्डन क्रैब लाइट व्यू रचना। उसके शरीर की सतह पर एक गोल्डन प्रकाश व्यू रचना बन गई, जिसने तलवार की एनर्जी को रोक दिया था। उसी पल तलवार नदी से तलवार एनर्जी की 15 और किरणें निकली। जैसे ही किरणें गोल्डन प्रकाश व्यू रचना से टकराई, तभी गोल्डन प्रकाश व्यू रचना टूट गई। फिर उसके बाद तलवार की एनर्जी की 30 किरणें जनरल गोल्डन क्रैब के शरीर को छेदती हुई गुजरी, जिसके उससे शरीर के दर्जनों छेद बन रहे थे और खून बह रहा था। जनरल गोल्डन क्रैब अब जोर से चीखा। तभी तलवार की एनर्जी ने उस पर हमला करना बंद कर दिया और वो तलवार नदी में वापस लौट गई। जनरल गोल्डन क्रैब ईस्ट सी के प्रिंस के पास गिर पड़ा। गंभीर चोटों के कारण उसे अपने मूल रूप में लौटना पड़ा, जो एक पहाड़ी के आकार का विशाल केकड़ा था।
उसकी हालत देखते ही ईस्ट सी के प्रिंस ने एक ड्रैगन स्पिरिचुअल गोली निकालकर उसे दे दी। ड्रैगन स्पिरिचुअल गोली में ड्रैगन का ब्लड और एनर्जी प्रचुर मात्रा में थी और कुछ ही समय में जनरल गोल्डन क्रैब की चोटें अब ठीक हो गई और वो अपने मानव रूप में वापस आ गया। आसपास के लोगों ने भी तलवार नदी की पावर को देखने के बाद उसको पार करने की कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं की थी। तभी नैना ने समर से पूछा, मास्टर, क्या हमें भी बस ऐसे ही खड़े यहाँ रखकर यहाँ पर इंतजार करना होगा? समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं चाहता था कि कोई जाकर तलवार नदी की पावर को चेक करे, लेकिन कोई भी नहीं जाना चाहता क्योंकि जनरल गोल्डन क्रैब घायल हो गया है। इसीलिए अब मुझे खुद जाना होगा। ये कहते हुए समर मुस्कुराया और तलवार की नदी की तरफ चल पड़ा। लोग उसके व्यवहार से हैरान और आश्चर्यचकित थे। आसपास के लोग हैरानी में आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, यह समर क्या कर रहा है? क्या उसने अभी तलवार नदी के खतरों को नहीं देखा? लगता है वो मरना चाहता है। उसके पास खड़े लड़के ने भी धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस नदी की तलवार एनर्जी से जनरल गोल्डन क्रैब भी घायल हो गया तो समर कैसे सफल हो सकता है? वह निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगा। तभी एक नीले कपड़े वाले आत्म साधक ने समर की तरफ देखते हुए कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि समर नदी में तलवार की एनर्जी से मारा जाएगा। अगर नहीं तो मैं सबके सामने कीचड़ खाऊंगा। आसपास के लोग ऊंची आवाज में बातें करते रहे और एक आत्म साधक ने तो मिट्टी खाने की कसम भी खा ली थी। समर ने उनकी बातों सुनी और ठंडी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। उसने छोटे बाल वाले आत्म साधक को देखा और जोर से कहा, नीले कपड़ों वाले आदमी, बाद में कीचड़ खाना याद रखना। इसके बाद समर तलवार नदी तक पहुंचकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन तलवार की एनर्जी ने उसका दृष्टिकोण ब्लॉक कर दिया था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आगे बढ़ती रही जब तक कि उसने अचानक एक तलवार का एहसास नहीं हुआ था। समर को बस धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि चांदी जैसी सफेद तलवार तलवार नदी में दबी हुई थी। तलवार में स्पिरिचुअलिटी थी और उसने समर पर हमला करने के लिए तलवार इंजेंट एनर्जी की एक किरण छोड़ी थी। तभी एक इम्पोर्टेंट पल में डार्क नाइट एम्परर की स्पिरिचुअल एनर्जी प्रकट हुई और समर को तलवार एंटेंट के हमले को रोकने और वापस लौटने में मदद की। समर का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर स्पिरिचुअल एनर्जी की चोट के कारण पीछे की तरफ झुक गया। समर तुरंत तलवार नदी की चोटी पर उड़ गया। तलवार इवेंट से 15 किरणें बाहर निकली और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। तभी समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली और आगे की तरफ वार किया, जिससे तलवार इंटेंट की एनर्जी की 15 किरणें रुक गई। समर की फाइटिंग पावर जनरल गोल्डन क्रैब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। समर आगे की तरफ उड़ता रहा, लेकिन तभी तलवार की एनर्जी की 30 किरणें छोड़ी, जो सभी समर पर लक्षित थी। तभी समर ने गोल्डन प्रकाश तलवार की दूसरी तलवार का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए कहा, गोल्डन लाइट बवंडर। समर का तलवार एनर्जी तूफान तलवार एनर्जी की 30 किरणों से टकराया और एक जोरदार विस्फोट ध्वनि उत्पन्न हुई। तलवार एनर्जी की उन 30 किरणों के सामने समर को एक खरोंच तक नहीं आई थी। वहीं दूर खड़ा जनरल गोल्डन क्रैब ये देखकर अब घबरा गया था। वही तलवार नदी और भी ज्यादा क्रोधित हो गई थी। इस बार नदी ने तलवार एंटेंट एनर्जी की 100 किरणें निकाली और उन्होंने समर पर वार कर दिया। तभी आगे से समर ने गोल्डन कलश निकाला, ढक्कन खोला और उससे तलवार की एनर्जी की उन किरणों पर निशाना बना दिया। गोल्डन कलश ने एक गोल्डन बवंडर छोड़ा, जिसने तलवार इंटेंट की एनर्जी की 100 किरणों को अवशोषित कर दिया और उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। तभी तलवार नदी से एक आश्चर्यचकित करने वाली आवाज गूंजी। उसने हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहा, गोल्डन कलश? क्या ये गोल्डन संत का स्पिरिचुअल हथियार नहीं है? आवाज कोमल और मधुर थी। ये आवाज एक महिला की थी। उस आवाज को सुनते ही सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि तलवार नदी के अंदर कोई होगा। लेकिन तभी समर समझ गया कि ये आवाज नदी के तल में पड़ी तलवार से आ रही थी। तभी उस कोमल
और मीठी आवाज से दोबारा कहा, समर, मुझसे बातचीत करने के लिए नदी के अंदर आओ। उसकी बात सुनते ही समर ने अपना सिर हिलाया और नदी की तरफ दौड़ पड़ा। तलवार एनर्जी नदी तुम्हारे दो भागों में बट गई थी और उसने समर के लिए रास्ता छोड़ दिया। समर पर अब कोई तलवार एनर्जी हमला नहीं कर रही थी। समर तेजी से नदी के तल पर पहुंच गया। तभी तलवार ने एक सफेद प्रकाश किरण निकाली और समर को ढक दिया, जिससे निर्यात एरिया बन गई और कोई उसे देख नहीं पाया। तलवार नदी के तल पर समर ने सफेद तलवार को देखा और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। तभी मधुर स्वर ने कहा, समर, क्या तुमने गोल्डन संत को देखा है? क्या वो अभी भी जीवित है? समर ने उसकी बात का सम्मान पूर्वक जवाब देते हुए कहा, सीनियर, मैं गोल्डन संत को नहीं जानता हूँ। वहां से मैंने गोल्डन आइलैंड से ये गोल्डन कलश प्राप्त किया था। समर की बात सुनकर मधुर स्वर शांत हो गया। तभी डार्क नाइट एम्परर की आत्मा समर की रेड फायर तलवार के बाहर निकाली और उसने एक तलवार वाली मधुर आवाज में कहा, तुमसे मिले हुए बहुत समय हो गया है, फास्ट संत। तभी तलवार की आवाज में हिचकिचाते हुए कहा, अरे, क्या तुम डार्क नाइट संत हो? तभी डार्क नाइट एम्परर ने समझाया कि वो हजारों साल पहले मर चुका था, लेकिन उसने पुनर्जन्म लिया था। फ्रास्ट संत ने चिंता से पूछा, डार्क नाइट संत, क्या तुम जानते हो कि गोल्ड संत कहाँ है? डार्क नाइट सम्राट ने फ्रास्ट संत को बताया कि समर ही नियति है और फ्यूचर भी उसके साथ आकाश सम्राट बनने की प्रबल संभावना है। साथ ही समर को गोल्डन कलश प्राप्त होने से फ्यूचर में उनकी गोल्डन सन से मुलाकात होने की भी संभावना है। डार्क नाइट एम्परर की बात सुनकर और समझने के बाद फ्रास्ट संत ने आखिरकार समर के साथ जाने और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने का फैसला कर लिया था। समर ने भी फ्यूचर में गोल्ड संत को ढूंढने में फ्रास्ट संत की मदद करने पर सहमति जताई थी। समर ने पवित्र बर्फ की तलवार को अपने डायमेंशन अंगूठी में रख लिया। इसके बाद समर तलवार नदी के तल से बाहर उड़ गया। बाहर निकलते ही वो नीले कपड़े वाले आत्म साधक के पास गया और उसने भावुक होते हुए कहा, तुम तुम नीले गाउन में छोटे बालों वाले आदमी, आओ, कुछ मिट्टी खा लो। उसकी बात सुनकर इस छोटे बालों वाले आत्म साधक का चेहरा अब पीला पड़ गया था। उसके पास जमीन से रेत उठाकर मुंह में डालने के अलावा अब कोई चारा भी नहीं बचा था। उसको मिट्टी खाते देख भीड़ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो आदमी लोगों के उपहास भरी नजरों को देखते हुए अब शर्म से लाल हो चुका था। तभी समर ने नैना के पास उसके पास जाते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। उसकी बात सुनकर नैना ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, मास्टर, हम तलवार एनर्जी नदी के हमलों का विरोध नहीं कर सकते। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? आगे से समर ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि हम पार कर सकते हैं। तभी समर और नैना की बात सुनकर ईस्ट सी ड्रैगन सेक्ट की थर्ड प्रिंसेस ने तुरंत समर पर चिल्लाते हुए कहा, बकवास, वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी समर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और समर का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा और पलक झपकते ही वो नदी पार कर गया। उसके बाद नैना, मनसुख, काले पिल्ले और आकाश भक्षी सांप भी सुरक्षित रूप से नदी पार कर गए थे। उनकी नदी पार करते ही देख जनरल गोल्डन क्रैब ने भी उड़कर तलवार नदी के ऊपर से गुजरते हुए सिर हिलाया। उनको सेफ देखकर बाकी के आत्म साधक भी उत्साहित हुए और नदी पार कर गए। तलवार एनर्जी ने ऐसे गायब हो गई मानो कभी थी ही नहीं थी। तलवार नदी पार करने के बाद समर और आगे बढ़ते गए। बर्फीले आइलैंड के चारों तरफ एक खतरनाक माहौल था, जो सभी भी साधना को दबा सकता था। तभी समर और भीड़ का सामना एक राक्षसी राक्षस से हुआ। यह एक बर्फीला राक्षसी टाइगर था। यह 50 मीटर ऊंचा और आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 5वें स्टेज पर था। राक्षसी टाइगर ने समर को धमकाते हुए कहा, मानवो, मैं तुम्हारे मांस के स्वाद का आनंद लेना चाहता हूँ। क्या तुम स्वेच्छा से मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो? उनकी बातें सुनकर समर ने ठंडे स्वर में जवाब देते हुए कहा, हे राक्षसी टाइगर, मैं यहाँ तुम्हारे खाने के लिए आया हूँ, लेकिन अपने दांतों का ध्यान रखना। उसकी बात सुनकर बर्फीले राक्षसी टाइगर
दहाड़ना शुरू कर देता है और अपने दाहिने पंजे पर एक विशाल हिमखंड का निर्माण कर दिया। समर ने अपने पंच का लाइट अल्टीमेट से भरकर उस पर मारा और उसे टुकड़े टुकड़े में कर दिया। टाइगर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो गुस्से से भर गया था। उसने तभी गुस्से से अपनी 10 मीटर लंबी पूंछ को हवा में उछाला, जिससे हवा फट गई। समर ने अपनी ट्रेंगल हेल मुट्ठी की पहली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए कहा, पहली फिस्ट की स्वर्ग और पृथ्वी की चकनाचूर कर देती है। ध्वनि तरंगे टाइगर की ऊंचाई से टकराई और जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास सब कुछ खाली हो गया था। तभी समर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बर्फीले राक्षसी टाइगर, मुझे वो सब दिखाओ जो तुम्हारे पास है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। समर की बात सुनकर बर्फीली राक्षसी टाइगर तुरंत उड़कर आया और अपने पंजे समर की तरफ बढ़ा दिए। तभी समर ने अपनी शारीरिक पावर की प्रैक्टिस करने का फैसला लेकर लिया था। समर ने अपने मॉर्टल परगेटरी बॉडी को एक्टिव कर दिया, जिससे उसका शरीर सूजने लगा और उसकी त्वचा स्टील की तरह सख्त हो गई थी। उसने अपना पंच आगे बढ़ाया, जिसे लाइफ पावर से भर दिया गया था, और उसे एक विशाल गोल्डन पंजे में बदल दिया। बर्फीले राक्षसी टाइगर का पंजा और समर का पंजा जोरदार धमाके के साथ आपस में टकरा गया। समर और बर्फीले राक्षसी टाइगर दोनों एक कदम पीछे हट गए थे। हालांकि टाइगर समर से 2 लेवल ज्यादा पावरफुल था, फिर भी समर की मार्टल प्रेगेटरी बॉडी उसकी पावर से कंपटीशन कर सकता था। तभी समर ने मजाकिया लहजे में कहा, बर्फ के राक्षसी टाइगर, क्या तुमने खाना नहीं खाया? तुम बहुत कमजोर हो। बर्फ के राक्षसी टाइगर की आंखों में गुस्सा झलक आया। उसने एक स्पिरिचुअल लहर का हमला उगला, जो एक स्पिरिचुअल टाइगर में बदल गया। ये टाइगर समर के मन पर हमला करने की कोशिश करने लगा। बर्फीले राक्षसी टाइगर ने स्पिरिचुअल आक्रमण से समर को हराने की कोशिश की, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है। वही आगे से समर जोर से चिल्लाया, आसमान हिला देने वाली दहाड़। ये लॉयन की दहाड़ की पहली तकनीक थी। समर का स्पिरिचुअल हमला लॉयन में बदल गया, जो टाइगर की तरफ झपटा। स्पिरिचुअल लॉयन और स्पिरिचुअल टाइगर दोनों ही किंग मानने वाले थे और वे हवा में लड़ने लगे। तभी समर ने मन ही मन अपना स्पिरिचुअल फ्यूटन एक्टिव कर दिया। स्पिरिचुअल फ्यूटन काली रोशनी की एक चमक में बदला और अपनी पावर बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल लॉयन के शरीर में घुस गया। स्पिरिचुअल लॉयन की पावर दोगुनी हो गई थी। उसने स्पिरिचुअल टाइगर को कट लिया और उसका सिर चबा लिया। स्पिरिचुअल टाइगर दर्द से कर्रा उठा और उसकी पावर सीधे समर की स्पिरिचुअल एनर्जी में परिवर्तित हो गई थी। बर्फीले राक्षसी टाइगर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चोट पहुंचाते हुए मुंह भर दिया और ठंडा खून खांसते हुए थूका। तभी समर एक झटके से बर्फीले राक्षसी टाइगर के पास पहुंचा। उसने अपने पंच में अपना इम्पोर्टेंट सार समेटा और उसे बर्फीले राक्षसी टाइगर की तरफ घुमाया। उसका पंच, जिसमें अपार पावर थी, बर्फीले राक्षसी टाइगर के शरीर पर जा लगी। समर के पंच ने बर्फीले राक्षसी टाइगर का दिल चकनाचूर कर दिया। बर्फीले राक्षसी टाइगर की तुरंत ही मौत हो गई थी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद समर ने गोल्डन प्रकाश तलवार उठाई और उसका पेट चीरकर आतम एम्परर किंगडम लेवल के 5वें स्टेज की एक और सफेद राक्षसी गोली हासिल कर ली थी। समर ने वो राक्षसी गोली नैना को दे दी। नैना ने कृतज्ञता की एक झलक दिखाई। उसने अब समर को फॉलो करने के लिए अपने फैसले को भाग्यशाली समझा था। उसके बाद समर ने नैना को राक्षसी गोली खाने और अवशोषित करने में मदद की। राक्षसी गोली में भारी मात्रा में बर्फ अल्टीमेट की लाइफ एनर्जी थी, जिसने नैना के शरीर में पहुंचकर उसकी पावर को बढ़ा दिया। उसके डेंटियन पर एक अतिरिक्त निशान दिखाई दिया, जो आतम एम्परर किंगडम लेवल के 5वें स्टेज को फाइटर का प्रतीक था। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इस सफलता की बधाई हो नैना।
अब उनकी टीम में सबसे ताकतवर फाइटर बन चुकी थी। वहीं मनसुख ने नैना को ईर्ष्या से देखा, लेकिन समर उसकी तरफ हल्के से देखकर तुरंत समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। इसलिए समर ने मनसुख से कहा, मनसुख, हम जो भी अगला खजाना खोजेंगे मैं तुम्हें अवश्य जरूर दूंगा। समर ने ग्रुप को आगे बढ़ाया। जल्द ही उसकी मुलाकात एक बर्फीले राक्षसी ईगल से हुई, जिसे समर ने सिर्फ 10 वार में हरा दिया और उसकी राक्षसी गोली प्राप्त की। समर ने राक्षसी गोली मनसुख को दे दी। मनसुख की आंखों में भी खुशी की एक चमक दौड़ गई थी। उसने जमीन पर बैठकर राक्षसी गोली को निगलना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी पावर अब बहुत बढ़ चुकी थी। 30 मिनट बाद वे एक बर्फीले जंगल के सामने पहुंचे। यह सफेद क्रिस्टल के पेड़ों वाला एक बर्फीला जंगल था। समर ने भीड़ से कहा, सावधान रहो, बर्फ के जंगल में खतरा है। हालांकि समर को खतरे का अंदाजा हो गया था, लेकिन तभी उसका रास्ता रोक दिया गया। जंगल के बाहर 36 बर्फ वृक्षों से बनी एक हिम तत्व व्यू रचना थी। समर ने 36 बर्फ के पेड़ों को ध्यान से देखा और पाया कि एक छोटा सा सफेद पेड़ व्यू रचना का मूल सेंटर है। समर ने कॉनक्रॉर फिंगर से पहले हमले का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए कहा, एक फिंगर सब कुछ विभाजित कर देती है। उसकी उंगली से निकली रोशनी ने सफेद पेड़ को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और व्यू रचना नष्ट हो गई। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, समर को एक चुभती हुई ठंड का एहसास हुआ। तभी काले पिल्ले ने उससे पूछा, मुझे लग रहा है कि मैं तो आज ठंड से मर जाऊंगा। आखिर यहाँ इतनी ठंड क्यों है? वही नैना ने भी आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आगे धुंध क्यों है? उनके सामने सफेद धुंध छाई हुई थी, जो तेजी से पूरे जंगल में फैल रही थी। आगे दृश्यता इतना कम हो गई कि उनके ग्रुप के लिए एक दूसरे को देख पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। तभी नैना ने डरते हुए पूछा, मास्टर, आप कहाँ हैं? मैं आपको क्यों नहीं देख पा रही हूँ? नैना समर को न देख पा रही थी और न ही उनकी आवाज सुन पा रही थी और न ही उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पा रही थी। वहीं समर भी नैना से ज्यादा दूर नहीं खड़ा हो पाया था। हालांकि वो नैना को न तो देख पा रहा था और न ही उसकी आवाज सुन पा रहा था। नैना के साथ साथ समर मनसुख, काले पिल्ले और आकाश भक्षी सांप को नहीं देख पा रहा था। ये धुंध बहुत अजीब थी। ये एक निर्वात की तरह थी जो सब कुछ अलग कर रही थी। वहीं समर ने आगे बढ़ते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने नैना और काले पिल्ले को ढूंढने के लिए धुंध से बाहर निकलने का फैसला कर लिया था। हालांकि समर को ये नहीं पता था कि वो नैना के अपोजिट दिशा में चला गया था। धुंध के कारण दिशा बोध हो सकता था। समर को ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो कितनी देर से चल रहा है, क्योंकि उस समय बीतने का एहसास ही नहीं हो रहा था। अचानक समर के सामने एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। यह सूर्य की किरणें थी। उस किरण को देखते ही समर ने खुश होते हुए कहा, सूरज आगे है। मैं लगभग धुंध से बाहर आ गया हूँ। ये कहते वो आगे की तरफ दौड़ा। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक तालाब था, जिसमें एक महिला नहा रही थी। वो महिला बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह मनमोहक था और उसकी त्वचा एक निर्दोष सफेद कमल की तरह बर्फ जैसी सफेद थी। उस महिला का सबसे सुंदर अंग उसकी आंखें थी, जो किसी की भी आत्मा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। उस महिला के लंबे काले बाल थे, जो उसके बर्फ जैसे सफेद कंधों पर लटक रहे थे। उसके कंधों की हड्डियां जेड जैसी थी और उसके फिगर की बात तो कुछ और ही थी। उसकी उपस्थिति बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। समर ने उस खूबसूरत औरत को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके दिल में एक अजीब सी हैरानी की लहर दौड़ गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह बर्फीला जंगल इतना ठंडा था और फिर भी ये औरत यहाँ नहा कैसे रही थी। तभी उस सुंदर महिला ने मोहक स्वर में समर से कहा, हैंडसम लड़के, तुम यहाँ क्यों नहीं आते? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ। और अपनी उंगली से समर को अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया। वो सुंदरी बहुत ही आकर्षक थी।
वो परी जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी बातें और भी ज्यादा आकर्षक थी। कोई भी मर्द उस जैसी खूबसूरत औरत पर टूट पड़ेगा। समर भी उसका अपवाद नहीं कर पा रहा था। वो चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगा। समर लंबे बालों वाली सुंदरता से आकर्षित हो गया और सीधे चलते हुए तालाब के किनारे पहुंच गया था। तभी उस सुंदर लड़की ने मोहक अंदाज में आंख मारते हुए समर से कहा, हे हैंडसम, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आओ, तालाब में कूद जाओ और मेरे साथ नहाने चलो। वो अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे लिभाने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसको देखकर समर थोड़ा स्तब्ध था। वो पूरी तरह से उस महिला के वश में था, लेकिन तब ही उसका स्पिरिचुअल फ्यूटन चमक उठा और उसे होश में आने में मदद मिली। होश में आते ही उसे शक हुआ कि उस महिला के साथ कुछ गड़बड़ है और वो स्थिर रहकर उसे देखता रहा। वही लंबों वाली वाली लड़की ने जब देखा कि समर उसके साथ तालाब में नहीं कूद रहा है और उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई है, उसने अपना चेहरा कठोर बनाते हुए कहा, क्योंकि तुम कूदना नहीं चाहते, इसलिए मैं ही तुम्हें नीचे ले आती हूँ। उसके इतना कहते ही उसके बालों का एक गुच्छा 10 मीटर से अधिक लंबा और स्टील की तरह सख्त होकर समर की तरफ बढ़ा। समर की गोल्डन प्रकाश तलवार भी उन बालों को काट नहीं पाई। उसके बाद समर ने अपनी गोल्डन एनर्जी की एक किरण बाहर निकाली, जिसने उस सुंदरी के बाल आसानी से काट डाले। उसके बाल कटे देखकर सुंदरी की मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह एक क्रूर भाव ने ले लिया था। उसने क्रूरता से अपने सारे बाल फैला लिए और समर को काले झरने की तरफ लपेट दिया और उसे अपने सामने खींच लिया। उसको अपनी तरफ खींचते हुए सुंदरी ने उससे पूछा, हैंडसम, क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे डर लगना चाहिए? ये कहते हुए वो उपहास भरी आंखों से उस महिला की तरफ देखने लगा। लेकिन तभी सुंदरी ने अपनी हथेली समर के डेंटियन पर रखी और उसका सार चूसने लगी, जिससे समर को झटका लगा और उसे लगा कि उसका लाइफ अल्टीमेट बहकर लुप्त हो रहा है। उसे समय डार्क नाइट एम्परर ने टेलीपैथी से समर से कहा, छोटे, ये महिला एनर्जी शोषण तकनीक की प्रैक्टिस करती है। ये एक राक्षसी लोमड़ी है जिसने मानव रूप धारण कर लिया है। तुम्हें स्वर्गीय अमर मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी बात सुनते ही समर ने स्वर्गीय अमंत्र मंत्र का संचालन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लंबे बालों वाली सुंदरी उसकी लाइफ अल्टीमेट नहीं चूस पाई। समर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत बदसूरत हो और मेरा सार तुम्हें नापसंद कर रहा है। लेकिन आगे से सुंदरी ने कोमलता से चिल्लाते हुए कहा, अपने भीतर के फॉक्स ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया। उसके ब्लड लाइन टोटम को देखते ही समर ने भी अपना ब्लड लाइन टोटम एक्टिवेट करते हुए कहा, भक्षक ब्लड लाइन टोटेम। उसने अपने चारों तरफ एक काला भंवर बनाया, जिसने फॉक्स वंश को तुरंत ही भस्म कर दिया। उसके ऐसा करते ही लंबे बालों वाली सुंदरी दर्द से चीख पड़ी और उसका शरीर सिकुड़कर एक सफेद लोमड़ी में बदल गया। सफेद लोमड़ी भागना चाहती थी, लेकिन समर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तभी उस सफेद लोमड़ी ने समर को धमकी देते हुए कहा, मुझे जाने दो। मेरा मुंह बोला बड़ा भाई राक्षसी बर्फ हाथी किंग है, जो इस जगह का अधिपति है। अगर तुमने मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी समर ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा और उपहास करते हुए उसको 2 ऑप्शन देते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, तुम मुझे इस बर्फ के जंगल से बाहर ले चलो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। दूसरा, मैं तुम्हें मार डालता हूँ। सफेद लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं तुम्हें इस बर्फ के जंगल से बाहर निकलने में मदद करती हूँ। ये कहते हुए सफेद लोमड़ी ने अपना सफेद पंजा हिलाया और सारा कोहरा तुरंत गायब हो गया। तभी समर ने नैना 500 मीटर की दूरी पर दिखाई दी।
उसके अगल बगल में समर की टीम के बाकी लोग इधर उधर कोहरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोहरा गायब हुआ, सभी ने अपने सामने समर और एक सफेद लोमड़ी को खड़े देखा। तभी काले पिल्ले ने सफेद लोमड़ी को देखते हुए पूछा, हाय वोयहटी, ये तुम्हारे बाल का एक रेशा कैसे झड़ गया? ये कहते हुए उस लोमड़ी की तरफ उपहास भरी नजरों से देखने लगा। वही उसकी बात सुनकर सफेद लोमड़ी चिढ़ गई। सफेद लोमड़ी ने घमंडी रूप दिखाते हुए कहा, मैं मैं तुम जैसे कुत्ते के मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। उनकी ये इंसल्टिंग भरी बात सुनकर काला पिल्ला गुस्से से भर गया था। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी समर ने उनके दोनों हाथों की तरफ देखते हुए कहा, काले पिल्ले, बकवास करना बंद करो और चुपचाप आगे बढ़ो। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हुए आगे की तरफ चल पड़ा और उसकी टीम के लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन वो लोग सिर्फ 1 किलोमीटर ही चले थे कि समर को एक पावरफुल राक्षसी जानवर का एहसास करना पड़ा। ये एक राक्षसी बर्फ हाथी किंग, जिसका शरीर 100 मीटर से अधिक लंबा था और वो आतम एम्परर किंगडम लेवल के 7वें स्टेज पर था। तभी उस हाथी को देखते ही सफेद लोमड़ी दर्द भरे स्वर में चिल्लाई, भाई हाथी किंग, मेरी मदद करो। ये कहते हुए उम्मीद भरी आंखों से हाथी की तरफ देखने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर राक्षसी बर्फीले हाथी किंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी थी। लेकिन तभी समर के पीछे खड़ा मनसुख ने जोर से चिल्लाया और उसके सीधे हाथ पर हमला कर दिया। तभी राक्षसी बर्फ हाथी किंग की सूंड ने मनसुख को दूर फेंक दिया। मनसुख बुरी तरह घायल हो गया और सिर्फ एक राउंड में ही हार गया था। वही उन दोनों का ये राउंड देखकर समर को एहसास हुआ कि राक्षसी हाथों किंग को दूर खींचना होगा। इसीलिए समर ने व्यंग्यात्मक लहजे में उसको उकसाने के लिए कहा, हा हा हा, बेवकूफ हाथी, मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी बहन लोमड़ी के बाल खींचे थे। आओ और मुझे पकड़ लो, अगर पकड़ सकते हो तो। राक्षसी हाथी किंग अब समर की बातों से चिढ़ गया था और गुस्से में समर के पीछे भागा। हालांकि उसको अपनी तरफ आते देखा तो समर वहां से बिल्कुल भी नहीं भागा, लेकिन राक्षसी बर्फ हाथी किंग उससे भी तेज था और उनके बीच की दूरी अब कम हो गई थी। तभी समर ने अचानक सामने ईस्ट सी ड्रैगन सेक्ट के लोगों को देखा, जिनका नेतृत्व ईस्ट सी प्रिंस कर रहा था। समर उनको देखते ही तुरंत खुशी से झूम उठा और उसने चिल्लाते हुए कहा, साले साहब, मैं अंततः तुमसे मिलकर बहुत एक्साइटेड हूँ। समर जानबूझकर जोर से चिल्लाया था ताकि राक्षसी बर्फ हाथी किंग उसे सुन सके और ये मान ले कि वो ईस्ट सी ड्रैगन सेक्ट से संबंधित है। वही समर की बातें सुनकर ईस्ट सी प्रिंस हक्का बक्का रह गया। उसने हैरानी से मन ही मन में सोचते हुए कहा, यह समर वाकई बेशरम है, मैं कब उसका साला बन गया। तभी समर ने चिल्लाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, साले साहब, मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे? समर के शब्दों से प्रिंस और तीसरी प्रिंसेस पूरी तरह से चौंक गए थे। समर ने कहा, हमारे रिश्ते की वजह से ये राक्षसी बर्फ हाथी किंग तुम्हारा है। तब तक मैं तुम्हारी बहन के लिए कुछ खाने की चीज ढूंढने जा रहा हूँ। यह कहते हुए समर बिजली की तरह प्रिंस के बगल से तुरंत गायब हो गया। ईस्ट सी ड्रैगन सेक्ट के लोगों को राक्षसी बर्फ हाथी किंग के रास्ते में छोड़ गया था। तभी राक्षसी बर्फ हाथी किंग ने रूखेपन से कहा, तुम उसके साले हो, क्योंकि वो चला गया है, इसीलिए जब तक तुम उसे पकड़कर मुझे नहीं सौंप देते तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उसके पकड़ने के लिए मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसकी धमकी सुनते ही ईस्ट सी ड्रैगन के प्रिंस ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो? मैं कोई उसका साला वाला नहीं हूँ। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो कि तुमने एक सेकंड में उसकी बात पर विश्वास कर लिया? उसके यह शब्द सुनकर राक्षसी बर्फ हाथी किंग पूरी तरह से गुस्से में हो गया था। गुस्से में राक्षसी बर्फ हाथी किंग ने अपनी बड़ी सूंड को ईस्ट सी प्रिंस की तरफ घुमाते हुए उस पर जोरदार वार कर दिया। इससे पहले कि प्रिंस कोई रिएक्ट कर पाता,
जनरल गोल्डन क्रैब ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, प्रिंस पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ये कहते हुए उसने अपना पंजा हाथी की सूंड की तरफ घुमा दिया। हाथी की सूंड जनरल गोल्डन क्रैब के पंजों से टकराई और एक भयंकर कर्कश ध्वनि के साथ जनरल गोल्डन क्रैब के पंजे टूट पड़े, जिससे वो दर्द से चीख उठा। वो पहले हमले से ही पराजित हो गया था। उसके बाद जनरल गोल्डन श्रिप भी आगे बढ़ा, लेकिन हाथी किंग ने भी उसे एक ही वार में हरा दिया। उसका खोल टूट गया और वो नीचे गिर पड़ा। ईस्ट सी प्रिंस ने राक्षसी बर्फ हाथी किंग के पावरफुल एनर्जी से महसूस किया कि वो आतम एम्परर किंगडम लेवल के 7वें स्टेज का एक पावरफुल राक्षसी जानवर है। प्रिंस खुद 6th स्टेज पर था, लेकिन वो फिर भी उससे डरा नहीं। उसने राक्षसी बर्फ हाथी किंग की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, राक्षसी बर्फ हाथी किंग, लगता है तुम मौत की तलाश कर रहे हो। क्या ईस्ट सी प्रिंस राक्षसी बर्फ हाथी किंग को मार पाएगा? क्या राक्षसी बर्फ हाथी किंग ईस्ट सी प्रिंस से समर का बदला ले पाएगा? दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।